नहीं, वो अक्सर नसीहत देते दिखाई पड़ेंगे कि देखो आलोचना मत करो, समालोचना करो। आलोचना ना करो, समालोचना करो। तो प्रश्न यह उठता, आलोचना और समालोचना एक ही है या अलग अलग चीजें हैं? क्या अंतर है दोनों में? हमेशा इस बात को ध्यान रखें, ये जो धारणा है ये आलोचना के बारे में गलत धारणा है। यह निंदा या शिकायत नहीं है। ठीक है, आलोचना निंदा या शिकायत नहीं है, और आलोचना नकारात्मक संकल्पना नहीं है। नहीं, अगर आप गौर करें आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो आलोचना लुच धातु से व्युत्पन्न हुआ है। और लुच धातु जो है उसका किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो लुच धातु का प्रयोग जो है वह लुच का होता है देखना। नहीं, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में आलोचना का अर्थ देखें, नहीं, तो अगर इस व्युत्पत्ति के संदर्भ में आलोचना का अर्थ देखें तो अच्छी तरह देखना। अच्छी तरह जांचना, परखना। और इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि गुण दोषों का सम्यक विवेचन ही गुण दोषों का सम्यक विवेचन ही क्या है? आलोचना में केवल दोषों को नहीं इंडिकेट किया जाता, आलोचना में गुण और दोषों का दोनों को डिस्कस किया जाता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बातें मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि जो आलोचना है सकारात्मक संकल्पना है। यह पॉजिटिव फेनोमेनन है और आलोचना को पॉजिटिव फेनोमेनन के लिए
के रूप में देखा जाना चाहिए। यह जो है स्वस्थ संकल्पना है। और इसलिए जिनके पास आलोचना दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि भोथरी हुई होती है। नहीं, यहां पर गौर करेंगे, शब्द क्या है? गुण दोषों का सम्यक विवेचन। गुण दोषों का सम्यक विवेचन। सम्यक शब्द किस अर्थ में प्रयोग में आता है, बतलाइए। सम्यक शब्द जो है किस अर्थ में प्रयोग में आता? समान के अर्थ में, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक नहीं। अगर अभी इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर शब्द कोशों में जाकर के देखें, आलोचना और समालोचना दोनों का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है? सिनोनीम के रूप में हुआ है। दोनों का इस्तेमाल जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में हुआ है। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, आलोचना, समालोचना, पर्यायवाची शब्द के रूप में उल्लेख। और पर्यायवाची शब्द के बारे में हमने क्या कहा? जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो पर्यायवाची शब्द होते, उनके कंटेक्स्ट में देखें तो अर्थ की दृष्टि से क्या होता? समान शब्द का प्रयोग मत करें, वो गड़बड़ कर देगा। वो अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे, सेंस की दृष्टि से सेंस के धरातल पर उनमें फर्क होता है। अर्थ की दृष्टि से मिलते जुलते होते, सेंस के धरातल पर उनमें फर्क होता है। नहीं, पूजा वूजा करते हैं या कभी पंडित जी घर में पूजा करवाए हो, वो कहते हैं तन पानी लाबूत, क्या कहते हैं? तन जल देवे, कहते हैं या नहीं? तो पानी और जल ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ना? नहीं, और जब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं तो वो क्यों नहीं कहते हैं कि पानी दबे तन? जल की बात क्यों करते हैं?
जल की बात क्यों करते हैं? नहीं तो जल जो है वह पवित्रता, शुद्धता के सेंस को समाहित करता। जल में जो पवित्रता होती वो पवित्रता पानी में नहीं होती। अच्छा, एक और शब्द है नीर। नीर, उसमें क्या अंतर होता? नीर वो भी तो पानी जल का पर्यायवाची शब्द ही है, नहीं? तो अगर आप देखें, अभी सीजन है, तारी समझते हैं ना? तारी समझते हैं ना? खजूर या तार के पेड़ से, नहीं? अब बिहार में तो शराबबंदी है, तो शराबबंदी की स्थिति में नशेड़ियों की निर्भरता तारी पर क्या हुई है? बढ़ गई है। नशेड़ियों की निर्भरता तारी पर बढ़ गई है। तो अगर आप देखें तो एक शब्द यूज होता है नीरा। नीरा और तारी में कोई अंतर होता है ये? नहीं। नहीं सुना है नीरा का नाम? क्या अंतर होता है? अच्छा, पढ़े थे क्या? तारी भी अलाउड है, नहीं? तो बेसिकली देखें, नीरा जो है पेड़ से जब जस्ट जिस समय उतारा गया, मतलब खजूर या तार के पेड़ से जो ताजा रस होता है उसके लिए नीरा शब्द का इस्तेमाल होता। और वह नीरा जो है फर्मेंटेशन के बाद तारी का फॉर्म लेता है। नीरा में आपको महक नहीं होगी, लेकिन तारी में क्या देखेंगे? नहीं। और नीरा इसलिए चर्चा की, नीर, नहीं? नीर किस पानी को कहते हैं? ओरिजिनेशन पॉइंट पर जो होता, झरने वगैरह से जो अंतर है ना, ठीक उसी प्रकार देखें, अर्थ की दृष्टि से आलोचना और समालोचना क्या है? मिलते जुलते हैं, लेकिन सेंस के धरातल पर अगर देखें तो सेंस के धरातल पर फर्क होगा। कहेंगे सेंस के धरातल पर क्या फर्क होगा? नहीं। तो आलोचना में कमियों के प्रति थोड़ी मुखरता ज्यादा होगी, कमियों की ओर फोकस थोड़ा सा ज्यादा होगा, दोषों की ओर फोकस थोड़ा सा ज्यादा होगा। और समालोचना में क्या होगा? दोनों के बीच आलोचना की तुलना में एक बेहतर बैलेंस होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? नहीं? तो इस मतलब कंक्लूसिवली मैंने इस पर इतना समय इसलिए दिया क्योंकि एक धारणा आपकी बन गई है। कल अगर इंटरव्यू देंगे ना, तो इंटरव्यू जब देंगे, नहीं, तो पहली बात दिमाग में आएगी कि एकदम सरकार की आलोचना नहीं करनी है। सरकार और प्रशासन में ही जा रहे हैं और उसी की हम आलोचना कैसे करें? नहीं? और मुझ जैसे कुछ बेवकूफ को छोड़कर जहां भी जाएंगे सारे लोग यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उसी सरकार में जा रहे हैं, उसी की नीतियों की आलोचना करिएगा।
नहीं, और वो ये बात इसलिए कह रहे क्योंकि ना तो उनके पास आलोचना की समझ है, आलोचना का मतलब क्या है इसकी समझ नहीं है, और उनके पास इस बात की भी समझ नहीं है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। अगर यह भी समझ होती तो वो इस तरह के सजेशन के साथ उपस्थित नहीं होते। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बचपन में हमने पढ़ा था, सचिव वैद्य गुरु तीन ही, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद्य गुरु तीन ही, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तनु तीनी कर, होई है बेगही नास। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया ये नहीं? मतलब सचिव अर्थात मंत्री अगर यह सोच करके राजा को सलाह दे या सलाह देने से परहेज करे, नहीं कि राजा को यह सलाह कैसी लगेगी, नहीं, तो उस स्थिति में समझ जाइए उस राज्य का विनाश तय है, निश्चित है। नहीं, मतलब राजा को देखकर सलाह देने वाला वैद्य, रोगी को देखकर दवा लिखने वाला। नहीं, अच्छा, इस रोगी को कड़वी दवा पसंद नहीं है ना, उस रोगी का भी नहीं। और तीसरा गुरु, वो ये सोच करके सलाह देने लगे कि अगर सही बात बोले तो कहीं छिटक ना जाए, भाग ना जाए, एडमिशन ना, अभी फी पूरी नहीं आई है, नहीं, इंस्टॉलमेंट ना, तो उस मतलब क्या, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? यद्यपि मैं कितना भी समझा दूं बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क मेरी बातों से नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बात इक्के दुक्के लोग आपको कहेंगे और 99% कहेंगे कि आलोचना आपको नहीं करनी है। क्या है गुलशन, ये धारणा है ना? नहीं, एक बार रुक करके सोच के देखो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे। नहीं, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दो उदाहरण केवल मैं दूंगा। पहला उदाहरण दूंगा कि तुम्हें एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी का तुमको चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किसी मसले पर उस कमेटी को विचार करना है और रिकमेंडेशन देना है, ठीक है। मैं आपसे पूछता कि उस कमेटी के चेयरमैन के रूप में आप अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कैसे करेंगे? अगर आप अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहते तो आपके पास वस्तुपरक विश्लेषण करने का नजरिया होना चाहिए या नहीं? नहीं, क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करने की आप में क्षमता होनी चाहिए या नहीं? विजुअलाइज करने की क्षमता आप में होनी चाहिए या नहीं? नहीं, और पता चला नीति आयोग की तरह यह दिन हमेशा नहीं रहेगा ना।
नीति आयोग की तरह, ठीक है, पता चला कि जो यथा राजा तथा प्रजा, जो ऊपर से इशारा आ रहा है अब उसी हिसाब से चीजें तैयार कर रहे हैं, तो डूबना तो तय है। कभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे आती है ना, आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे में आप देखें क्या हुआ, आलोचना दृष्टि मौजूद है या नहीं, सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार के कार्यक्रमों का आलोचनात्मक नजरिए से वहां विश्लेषण है या नहीं, और आलोचनात्मक नजरिए से विश्लेषण करते हुए क्या वहां यह बतलाने की कोशिश नहीं की गई है कि सरकार को आगे क्या करना चाहिए, क्या रिफॉर्मेटिव स्टेप लेना चाहिए। वो भी तो सरकार का ही पब्लिकेशन है। एक दूसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, सिचुएशन में कहीं आप फंसेंगे, फील्ड में होंगे, कहीं सिचुएशन में फंसते हैं। अगर आपके पास क्रिटिकली एनालाइज करने की कैपेसिटी नहीं है तो सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे क्या, समस्या को टैकल कर पाने में समर्थ होंगे क्या? नहीं। तो मेरे कहने का यह मतलब है, एक एस्पिरेंट्स के रूप में, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के रूप में क्रिटिकली एनालाइज करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, यह आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर यह क्षमता आप में है तो सिविल सेवक के दायित्व निर्वाह में आप सफल होंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। और अगर यह क्षमता आप में नहीं है तो आप विश्वास करें प्रशासकीय दायित्व के निर्वाह में आप सफल होंगे, इसमें संदेह है नहीं। यहां पर हमेशा इस बात को ध्यान रखें, मैटर यह नहीं करता कि आप कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं, मैटर यह करता है कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। आलोचना मैंने बार बार कही, क्या कहा, लिखा ना पॉजिटिव फिनोमेनन है। क्यों पॉजिटिव फिनोमेनन है? नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो इंटेंशन है वह पॉजिटिव है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कमियों को आइडेंटिफाई करना, और कमियों को आइडेंटिफाई करते हुए उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को दुरुस्त करना। और चूंकि इंटेंशन पॉजिटिव है, निंदा या शिकायत जो होती है, निंदा और शिकायत में इंटेंशन क्या होता? निगेटिव होता है। इंटेंशन क्या होता? नीचा दिखाने का भाव होता है नहीं। और चूंकि वहां नीचा दिखाने का भाव होता है, इंटेंशन निगेटिव होता है, इसलिए निंदा और शिकायत किसी तार्किक परिणति तक नहीं ले जा सकती है। फर्क ये समझ में आया या नहीं? नहीं तो क्या अब उम्मीद करूं कि आलोचना को लेकर दुविधा दूर हो गई होगी? अब आगे बढ़े यहां से। आलोचना जो है दो प्रकार की होती है। एक सैद्धांतिक आलोचना,
और दूसरा सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा व्यावहारिक आलोचना। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो सैद्धांतिक आलोचना होती है, इसमें क्या किया जाता? तो इसमें आलोचना के सैद्धांतिक मानदंडों का निर्धारण होता। इसमें आलोचना के सैद्धांतिक मानदंडों का निर्धारण होता। और व्यावहारिक आलोचना में क्या होता है? उन सैद्धांतिक मानदंडों के आधार पर किसी रचना का क्या होता? उन सैद्धांतिक मानदंडों के आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन होता है। नहीं, अब अगर देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। क्या चर्चा की? मैंने आपके साथ चर्चा की कविता क्या है, निबंध की। मैंने अभी आपके साथ चर्चा की त्रिवेणी की। मैंने आपके साथ चर्चा की भ्रमर गीत सार। जायसी ग्रंथावली। तुलसी ग्रंथावली। मैंने चर्चा की इनकी भूमिका की। चर्चा की ठीक है। अब फिर हम आते हैं यहां से अलग हट के। अगर मुझे देखें, मुझे एनालाइज करें, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे
जब किसी मसले पर मैं बात करता हूं, जीएस में वो स्कोप ज्यादा होते, हिंदी में कम होते, लेकिन जहां भी मौका मिलता है आप गौर करेंगे, कमेंट, सेटायर, इससे मुझे बचते नहीं देखेंगे, परहेज नहीं करते देखेंगे। और ओवरऑल अगर आप एसेस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो आलोचनात्मक नजरिया जो है वो कहीं ज्यादा मुखर दिखाई पड़ेगा मुझ में, नहीं? क्योंकि पूरा जो विश्लेषण होगा तो कई बार आप महसूस करेंगे कि सरकार की कमियों पर फोकस ज्यादा होगा, या रेफरेंस पॉइंट जो भी है वहां पर कमियों पर फोकस ज्यादा होगा। इशू बदलते रहेंगे और उस हिसाब से चीजें उभर करके सामने आती रहेंगी, नहीं? अब सवाल यह उठता, उसे हम क्या माने? क्या यह माने कि वो आलोचना न होकर निंदा शिकायत है? यह प्रश्न बहुत अहम है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे मुझे, मेरे नजरिए को, तो आप वहां पर पाएंगे कि पूरे के पूरे नजरिए के केंद्र में दो चीजें मौजूद दिखाई पड़ेंगी। एक चीज, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात प्रो पीपुल ओरिएंटेशन। वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं पूरे उस क्रिटिकल फ्रेमवर्क के सेंटर में दिखाई पड़ेगा। किसी भी चीज पर का मूल्यांकन, किसी भी चीज का विश्लेषण उसी के परिप्रेक्ष्य में करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, क्योंकि रामायण कह लें, गीता कह लें, कुरान कह लें, गुरु ग्रंथ साहिब कह लें, बाइबल कह लें, जो कुछ आप कहना चाहें, मेरे लिए वही आधुनिक भारत का जो है रामायण, महाभारत, बाइबल, गीता, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता सिवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, नहीं? तो ये जो दो बातें की, वी द पीपुल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये दो चीजें जो हैं, वे अगर मैं अपने कंटेक्स्ट में बात करूं तो मेरी आलोचना के सैद्धांतिक मानदंड, मेरा पूरा का पूरा नजरिया, मेरा पूरा का पूरा विश्लेषण इन्हीं दोनों चीजों से परिचालित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं? ये की फ्रेज है। अब बातें समझ में आई? तो ये सैद्धांतिक आलोचना के मानदंड हो गए, जब अभी तक जो चर्चा की। अब जब सरकार की किसी नीति को, किसी योजना को, किसी कार्यान्वयन, किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन मैं कर रहा होता हूं, तो इसी पैरामीटर को आधार बना करके बतलाता हूं, इसमें ये कमियां हैं, या इसका ये प्लस है, ये नेगेटिव है। ये क्या हो गया? ये व्यावहारिक आलोचना। क्लियर? अभी जो मेरी चर्चा आपके साथ हो रही थी, अब यहां पर आता हूं। कविता क्या है, निबंध जब आप पढ़ेंगे तो कविता क्या है, निबंध में आचार्य शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों की चर्चा हुई है।
किसी भी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन आचार्य शुक्ल जिन मानदंडों के आधार पर करते हैं, उन मानदंडों का उल्लेख आपको कहां पर मिलेगा? नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो कविता क्या है? निबंध में उन मानदंडों का उल्लेख है जिन मानदंडों के आधार पर आचार्य शुक्ल किसी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन करते हैं। नहीं, अगर उस निबंध को आपने पढ़ा होगा, नहीं, तो कुछ की फ्रेज की चर्चा उसमें हुई है, कुछ मुहावरों की चर्चा हुई है। बतला सकते हुए मुहावरे क्या क्या हैं? क्या? नहीं, कोई नहीं। रस सृष्टि, रसवाद, हृदय की मुक्तावस्था, लोक मंगल, लोक मंगल की साधना अवस्था, लोक मंगल की सिद्धावस्था,